हेलो मेरे जिगर के छल्लो, कैसे हो यार? तुम लोग बताओ कैसे हो? सब बढ़िया चल रहा है? पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही है ना? चलिए, तो जैसा कि हम देख रहे हैं, हम इस चैप्टर की अंतिम सीमा पे आ चुके हैं। ठीक है, हमने लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट किया था। ठीक है, हमने पहले देखा था मोशन क्या होता है, फिर हमने नियम पढ़े थे, फिर हमने इनर्शिया पढ़ा था, फिर धीरे धीरे हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने देखा कि सेकंड लॉ क्या होता है, फिर थर्ड लॉ क्या होता है, फिर ये सब चीजें हम देख चुके थे। तो फाइनली हम थोड़ा थोड़ा अंतिम में आ चुके हैं इस चैप्टर के। ठीक है, आई होप आप पूरी सीरीज देख रहे होंगे। ठीक है, तो बिना किसी बकचोदी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर जो होने वाला है, ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट अ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, फिजिक्स में जब आप पढ़ते हो लॉज ऑफ मोशन, तो उसमें एक चीज आती है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कंजर्वेशन का मतलब बताना चाहता हूँ। ठीक है, व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, सबसे पहले आप चीजों को समझ लेते ना यार, जो वर्ड को समझ लिया तो चीजें आसान हो जाती है। चीजें आसान हो गई, एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई, तो हमारे लिए बहुत ईजी होता है इमेजिन करना। ठीक है, तो वैसे इमेजिन करने लगे, कंसेप्ट समझ गए, फिर न्यूमेरिकल करने में बहुत आसानी होती। ठीक है, तो कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपने देखो क्या क्या सुना होगा, बहुत सारी नहीं भी सुना हो तो देखो इस तरीके से होती, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, सिमिलरली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, इस तरीके से कंजर्वेशन मतलब होता है। ठीक है, तो व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन? कंजर्वेशन मीन्स something which is not destroying and which is not producing। मतलब कोई चीज डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रही है और क्रिएट भी नहीं हो रही है। ठीक है, बट वी कैन कंजर्व इट, मीन्स वी कैन ट्रांसफर इट टू वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंजर्व कर सकते हैं, उसको मिटा नहीं सकते और उत्पन्न भी नहीं कर सकते, लेकिन उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको एक चीज समझाता हूँ। ठीक है, जैसे आप एनर्जी की बात कर रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो एनर्जी इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास इस तरीके से स्प्रिंग सिस्टम है, ठीक है, जस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि आपके पास स्प्रिंग सिस्टम है और इससे कोई भी एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब मेरे को आप एक बात बताओ, ये इसकी लेट से अभी इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन मतलब ये t=0 की कहानी है। ठीक है, अब आपने क्या करा भाई साहब, आपने यहाँ से फोर्स लगाया। आपने क्या लगाया? यहाँ से फोर्स लगाया, तो ऑब्वियसली आप देखोगे कि कुछ समय बाद ये जो स्प्रिंग है वो बहुत कंप्रेस्ड हो चुकी होगी और ये ब्लॉक यहाँ पे आ चुका होगा। ठीक है, तो अब जब धीरे धीरे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हो, तो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो रही है। यहाँ पे स्प्रिंग क्या हो रही है? कंप्रेस हो रही है। अगर बाई चांस गलती से यहाँ पे आप वो फोर्स लगाना छोड़ देते ना, तो वो एकदम से शट से करके पीछे आएगी। बात समझ में आ रहा है? एकदम से रैंडमली पीछे की। ऐसा क्यों हो रहा है? जो बेसिकली आप फोर्स लगा रहे हो ना, तो आप फोर्स लगा के बेसिकली इस मास को मोशन में ला रहे हो। ठीक है, तो अब कोई भी चीज मोशन में रहती है ना, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी रहती है। ठीक है, तो जब आप उसको मोशन में ला रहे हो, 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 चला रहे हो, चला रहे हो, चला रहे हो, तो उसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है ना, उस इस स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जा रही है और उस स्टोर एनर्जी को आप बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जैसे ही आप रिलीज कर दोगे ना, तो जैसे ही आपने यहाँ पे रिलीज कर दिया, तो जो भी उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी, वो कन्वर्ट किस में हो गई? काइनेटिक एनर्जी में, तो वो आगे चला गया। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल। आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, लेकिन आप कन्वर्ट कर सकते हो। बात समझ आ रही है? तो इसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, हम उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, बट उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब कि चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज को ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट लेकिन अगर कोई एक बॉडी है इस तरीके से, इस पे लेट से फॉर एग्जांपल 2 कूलम चार्ज है। ठीक है, जब आप इसको दूसरी बॉडी से इस तरीके से टच कर देंगे ना, तो आप इससे इस पे तरफ चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ये सब बात है, मतलब मैं आपको कंजर्वेशन का बेसिक मतलब बताना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है, डेट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब व्हाट इज एक्चुअली द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब भी वही होगा कि मोमेंटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन बी कंजर्व। उसको हम कंजर्व्ड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब कि कंजर्वेशन मतलब ये कि कोई चीज का लॉस नहीं होगा, वैसे ही जो हमारा मोमेंटम है उसका लॉस नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? दिस इज पर्टिकुलरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है,
और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कब कंजर्व रहेगा हमेशा ध्यान रखना, एक कंडीशन है मोमेंटम जहां पे कंजर्व रहेगा, ठीक है, वो कंडीशन मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, दैट कंडीशन इज वैलिड व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, मतलब जब भी लेट से कोई भी सिस्टम है वहां पे कोई भी अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा है, मतलब सिर्फ इंटरनल फोर्स की बात कर रहे हैं ना, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो हमारा मोमेंटम है वो क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। मतलब किसी भी सिस्टम का जो पहले का मोमेंटम रहेगा ना वही बाद का मोमेंटम, मतलब दोनों मोमेंटम बराबर रहेंगे, इसका मतलब कि मोमेंटम चेंज ही नहीं हुआ, मोमेंटम कंजर्व्ड हो गया। ठीक है, कोई चीज चेंज होती तो इनिशियल पोजीशन पे वो थी और फाइनल पोजीशन पे अलग अलग वैल्यूज आती, ठीक है, तो वो वहां पे कुछ ना कुछ चीज चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, लेकिन भाई आपकी जो इनिशियल वैल्यू है फॉर एग्जांपल वो फाइनल वैल्यू के इक्वल आ रही है, इसका मतलब क्या है कि वो चीज चेंज ही नहीं हुई, जो पहले थी वो बाद में, ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कंजर्वेशन, ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब कि मोमेंटम कब कंजर्व रहेगा, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई, ठीक है, मतलब जो आपका टोटल इनिशियल मोमेंटम है वो टोटल फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, ठीक है। चलिए इसको समझ लेते हैं, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रक आपको दिख रहा है, एज यू कैन सी यहाँ पे ट्रक दिख रहा है और आपके सामने एक यहाँ पे गाड़ी दिख रही है, ऐसा मानो कि ये दोनों थोड़े से रबर टाइप के बने हैं, तो जब ये टकराएंगे ना इस तरीके से टकराएंगे तो वापस टकरा के पीछे आएंगे, फॉर एग्जाम्पल टकरा के कैसे आ रहे हैं, पीछे आ रहा है, वैसे रियलिटी में तो ऐसा होता नहीं, टकरा के तो कुचुड़ कुचुड़ हो जाता है, लेकिन मैं ऐसा मान रहा हूँ कि दे आर जस्ट मेड ऑफ रबर, रबर समथिंग स्ट्रक्चर से बना है, तो इस तरीके से आएंगे और वापस चलने लगे, ठीक है, बेसिकली मान के चलो इलास्टिक कोलिजन इनके बीच में हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड, सो द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो इन दोनों का जो मोमेंटम होगा, इन दोनों का सम ऑफ जो मोमेंटम है, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम वो किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई, मैं बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, इंटरनल फोर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो कंजर्वेशन का प्रिंसिपल यही बेसिकली कहता है, ठीक है, इस तरीके से आए आए टकराए, ठीक है, टकरा के वापस चले गए, तो उनका जो पहले का मोमेंटम था लेट से इसकी वेलोसिटी कुछ थी, इसका मास कुछ था, तो जो टोटल मोमेंटम होगा वो m इंटू यू प्लस m1 इंटू यू वन प्लस m2 इंटू यू, इसकी वेलोसिटी u1 मान लो, इसकी u2 मान लो, इसका मास m1 मान लो, इसका मास m2 मान लो, तो टोटल मोमेंटम का क्या होगा, m1u1 प्लस m2u2, दैट इज इक्वल टू, टकराने के बाद कुछ वेलोसिटी चेंज हो सकती है इस ट्रक की, उसकी वेलोसिटी v2 मान लो, इसकी कुछ वेलोसिटी चेंज हो सकती है कार की, इसकी v2 मान लो, ठीक है, तो वो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m1v1 प्लस m2v2, तो ये जो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम वो चेंज नहीं होगा, वो इक्वल होगा, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आई होप मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया, ठीक है, इसको और अच्छे से मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट, बेसिकली यहाँ पे बता रहा है कि व्हाट इज F2, इस ट्रक ने जो इस पे फोर्स लगाया है इस गाड़ी पे वो इस डायरेक्शन में लगाया है, और इस गाड़ी ने ऑब्वियसली इस ट्रक पे फोर्स लगाया होगा वो इस डायरेक्शन में लगाया होगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम समझते हैं एक अच्छे एग्जाम्पल से, ठीक है, इसको थर्ड लॉ से हम प्रूव करते हैं, ठीक है, वो तो बहुत बात की बात है, लेकिन मैं आपको लॉजिकली बताता हूँ, ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए अब आपके सामने दो फिगर आपको दिख रहा है, ठीक है, आपके सामने एक फिगर दिख रहा है, एक बॉल दिख रही है, इसका मास कितना है, m1 है, ठीक है, सिमिलरली एक दूसरी बॉल दिख रही है, इसका मास क्या है, mb है, और ये ma बॉल, इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी लेट से ua से मूव कर रही है, और ये किससे मूव कर रही है, ub से मूव कर रही है, ठीक है, अब ऑब्वियसली ये चल रहा है, अब मैं ऐसा मान रहा हूँ कि लेट से जो वेलोसिटी ua की है वो किससे बड़ी है, ub से बड़ी है, मतलब जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी किसकी थी, जो a बॉल की थी वो वेलोसिटी किससे बड़ी है, b बॉल से, तो ऑब्वियसली आगे जाके ये दोनों टकराने वाले हैं क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है, तो ये दोनों टकराने वाले, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो जब ये टकराएंगे तो ड्यूरिंग कोलिजन की कंडीशन हम देख लेते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग कोलिजन की कंडीशन ये होगी, अब देखो ड्यूरिंग कोलिजन जब एकदम से ये दोनों टकराए, तो बेसिकली अब देखो ना, ये वाले ए वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया होगा इस बी ने, ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में, सो दिस इज बेसिकली द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, जिसको एफ बी ए मैंने यहाँ पे कहा है, ठीक है। सिमिलरली जब ए बी से टकरा होगा तो ए ने बी पे फोर्स लगाया होगा, वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ऑब्वियसली, ठीक है, और उसको मैंने कहा है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए बाय एफ ए बी, इस तरीके से मैंने इन दोनों को कहा है, बात समझ में आ रही है आपको, डायरेक्शन समझ में आई ना फोर्स की। देखो पहली बात तो ये है कि ये वाला जो फोर्स लग रहा है ना ए पे वो इधर लगेगा, और बी पे कहाँ फोर्स लगेगा, इधर लगेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, इट इज बेसिकली एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएंगे, ठीक है, अब ये दो डिफरेंट बॉडी पे लग रहे हैं, ये एक बॉडी पे लग रहा है और ये एक बॉडी पे लग रहा है, तो नेट फोर्स तो जीरो है नहीं, ठीक है, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है जो प्रीवियस क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ, और इन दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, अपोजिट है, मतलब एफ ए बी इज ऑब्वियसली इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए, ठीक है, आपने नहीं देखा तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर, जिस टाइम पे एक्शन हो रहा रहता है उस टाइम पे क्या लग जाता है, रिएक्शन फोर्स लग जाता है, ठीक है। चलिए तो जब ये टकराएंगे तो ऑब्वियसली जब आफ्टर कोलिजन की मैं बात करूंगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है, तो ये ए वाला जो ब्लॉक है वो किससे मूव करने लगा, ये मूव करने लगा वेलोसिटी va से, और ये जो बी वाला बॉल है ना वो किससे मूव करने लगा,
बी से मूव करने लगा। दिस इज द कंडीशन आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन, ड्यूरिंग कोलिजन और फाइनल कंडीशन मेरे सामने ये है, ठीक है। अब देखिए, चलिए तो मैं अब यहाँ पे क्या लिखता हूँ, बेसिकली मैं लिखने वाला हूँ फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, ठीक है। मतलब ए ने कितना फोर्स लगाया बी पे, डेट इज एफ ए बी, ठीक है। अब आपको पता है फोर्स क्या है, फोर्स इज नथिंग, इट इज जस्ट अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ये मैंने आपको बताया था। तो पहले जो ए ब्लॉक था लेट से, ठीक है, ए ब्लॉक था पहले किससे मूव, सॉरी ए जो बॉल थी वो किससे मूव कर रही थी, यू ए वेलोसिटी से मूव कर रही थी, बाद ये इससे मूव कर रही थी। फिर जैसे ही वो टकराई तो वो किससे चलने लगी, वी ए से चलने लगी, ठीक है। उसका मास मैंने कितना माना था, एम ए माना था, इसका मास एम ए माना था, ठीक है, इसका मास एम ए माना था, ठीक है। तो अब मुझे बताओ चेंज इन मोमेंटम, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंट होगा फाइनल मोमेंटम एम ए वी ए, ठीक है, माइनस इनिशियल मोमेंटम एम ए यू ए, समझ में आया। तो यहां से अगर मैंने एम ए कॉमन ले लिया तो वी ए माइनस यू ए मेरा चेंज इन मोमेंटम हो गया, और इसको मैं अगर टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और जो मुझको क्या दे देगा, फोर्स दे देगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी और आनी भी चाहिए मेरे रैपचिक से बच्चों, ठीक है। चलिए, तो अब सिमिलरली उसी टाइम पे बी ने ए पे कुछ फोर्स लगाया होगा, ठीक है। अब फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी तो हमने लिख चुके, अब हम देखते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, दैट विल बी इक्वल टू एफ बी ए, समझ में आया, किसकी इक्वल होगा, एफ बी ए, ठीक है। तो डेट विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी। तो बी का मोमेंटम पहले वो किस वेलोसिटी से चल रहा था, यू बी से चल रहा था, फिर किससे चलने लगा, वो वी बी से चलने लगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मास ऑफ बी, ठीक है, डेट इज फाइनल वेलोसिटी, और फिर इनिशियल कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी एम बी यू बी, समझ में आया। उसको डिवाइड टाइम से कर दूंगा तो मुझे रेट मिल जाएगा। तो एम बी अगर मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो बी बी माइनस यू बी अपॉन टी, यहाँ से मैं इस तरीके से ये लिख सकता हूँ, है ना, इस तरीके से मैंने लिख दिया, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखा है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन पेयर दोनों पे लगा है, दोनों पे फोर्सेस इक्वल लगे हैं ऑब्वियसली, तो यहां से मैं कह सकता हूं ना कि एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, दिस इज बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, मैं कह सकता हूं। और इन दोनों की वैल्यू जब मैं, मतलब इसकी वैल्यू जब मैं यहाँ रखूंगा और इसकी वैल्यू जब मैं उठा के यहाँ रखूंगा ना, इसकी वैल्यू ये मैं यहाँ रखूंगा, इसकी वैल्यू यहाँ रखूंगा, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है, सॉल्व करते हैं। एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, देखो एम ए यू ए प्लस एम ए, सॉरी दिस इज वी, ओके, एम ए यू ए माइनस, सॉरी इक्वल टू, यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, एम बी वी बी प्लस है ना, प्लस एम बी यू बी। बात समझ में आ रहा है, इस तरीके से मैंने सॉल्व, इस तरीके से इसको कर लिया। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए, अब देखिए जब मैं इसको इधर ट्रांसफर करूंगा मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, जब आप इसको सॉल्व करने के बाद एक्शन इक्वल टू रिएक्शन करेंगे और जब आप इसको इधर ट्रांसफर करेंगे पर्टिकुलर, तो व्हाट यू विल गेट एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी 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 प्लस एम बी यू बी। अब देखो यहाँ पे मैं इस वाली टर्म को मैं ले जाता हूँ राइट हैंड तरफ और ये बी ए वाली टर्म को ले जाता हूँ लेफ्ट हैंड तरफ, तो देखो क्या आएगा, एम ए वी ए प्लस एम बी बी बी, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ और इसको अच्छा सा ब्लैक कलर रख दे, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, मैं आपने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, अब आप इसको इधर ट्रांसफर करिए, तो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब ध्यान से एक बात देख पा रहे हैं, ये जो मोमेंटम लिखा हुआ है एम ए यू ए, दिस इज द मोमेंटम ऑफ बॉल ए वन, बॉल ए का मोमेंटम था इनिशियल मोमेंटम, और ये इनिशियल मोमेंटम था बॉल बी का, और इन दोनों को प्लस कर दिया, मतलब टोटल इनिशियल मोमेंटम आ गया दोनों बॉल का, वो किसके बराबर आया है, टोटल फाइनल मोमेंटम के बराबर है, किसके बराबर आया, टोटल फाइनल मोमेंटम के बराबर आ गया। मतलब इनिशियल जो मोमेंटम था सिस्टम का वो किसके बराबर आ गया, फाइनल मोमेंटम के बराबर आ गया। मतलब मोमेंटम तो चेंज ही नहीं हुआ, जितना पहले मोमेंटम था उतना ही मोमेंटम बाद में हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो मोमेंटम जो मेरा है वो कंजर्व्ड है,
दिस इज द प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। भाई जो पहले मोमेंटम था वो बाद में है, तो कंजर्व हो गया मोमेंटम, ओके। लेकिन इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स का रोल आया नहीं है, ठीक है। तो इन द ऑब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, मतलब बाहर के द्वारा जो लगाया गया फोर्स है उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है, उसकी वजह से जो मोमेंटम हुआ है वो हमारा कंजर्व हो गया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसका एक एप्लीकेशन है, ठीक है। जब आप इस तरीके से बुलेट फायर करते हैं, जब आप इस तरीके से बुलेट फायर करते हैं ना, इस तरीके से जब आप बुलेट फायर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लेट से कंसीडर कर लेते हैं M1 किसके मास को, मास ऑफ बुलेट को, और M2 कंसीडर कर लेते हैं मास ऑफ गन को, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी बेसिकली ऐसा मान रहे हैं, U1 वेलोसिटी किसकी है, हमारी बुलेट की है, और U2 वेलोसिटी हमारी किसकी है, गन की है, ठीक है। ऑब्वियसली दोनों तो रेस्ट पे रहेंगी ना, इनिशियल स्टेट में दोनों जीरो ही होंगी, तो हमको कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन मान लेते हैं, ठीक है, इसमें माना गया है, ठीक है। अब जब ये फायर कर देंगे ना इस तरीके से, तो कुछ मोशन आ जाएगा बुलेट का, बाहर जाएगी, और गन का भी मोशन आ जाएगा। तो उनकी वेलोसिटी फाइनल V1 मान लेते हैं, किसकी, बुलेट की, और गन की मान लेते हैं V2, ठीक है, आफ्टर फायरिंग, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि टोटल जो फाइनल मोमेंटम होता है वो टोटल इनिशियल मोमेंटम के बराबर होता है, ठीक है। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम जो आप लिखोगे, आप जो इनिशियल मोमेंटम लिखोगे वो कितना लिखोगे, इनिशियल मोमेंटम विल इक्वल टू M1U1 प्लस M2U2, और फाइनल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग कितना हो जाएगा, M1V1 प्लस M2V2, ठीक है। अब मेरे को आप बताओ, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियली तो गन भी रेस्ट पे थी और बुलेट भी रेस्ट पे थी, दोनों रेस्ट पे थी, तो दोनों की वेलोसिटी जीरो, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा पूरे सिस्टम का, वो हो जाएगा जीरो, ठीक है। लेकिन फायरिंग के बाद वेलोसिटी गन की आ जाएगी और किसकी भी आ जाएगी, बुलेट की आ जाएगी, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ना, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो व्हाट विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू M2V2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ M1V1, और V2 इज इक्वल टू माइनस M1 अपॉन M2V1, इस तरीके से दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ गन। बात समझ में आ रही। अब ध्यान से एक चीज देखना, यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ गन जो मैंने V2 मानी थी, दैट इज कमिंग नेगेटिव ऑफ दिस V1, मतलब कि जो गन की वेलोसिटी है वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑब्वियसली होना भी चाहिए। जब आप इस तरीके से इस गन को फायर करते हैं ना, तो ये बुलेट जो है, ये बुलेट ऑब्वियसली कहाँ निकलती है, आगे निकलती है, लेट से V1 वेलोसिटी से आगे निकलेगी इसकी फाइनल। लेकिन जो हमारा ये जो गन है ये तो पीछे आता है ना V2 वेलोसिटी से, समझ में आया। तो नेगेटिव साइन इज शोइंग द डायरेक्शन, मतलब कि जो हमारा गन है वो पीछे आया एकदम से लगने से, इसलिए जब भी हम गन चलाते हैं ना तो एकदम से जर्क पड़ता है, क्या पड़ता है, जर्क। तो उसको सही डायरेक्शन में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैं आपको इसको प्रैक्टिकली भी आपको समझा के दिखाता हूँ, आपको एनिमेशन से दिखाता हूँ करके, ठीक है। इस तरीके से ये फायर हुई, ठीक है, एकदम से फायर हुई, ठीक है। तो M2V2 इज इक्वल टू माइनस M1V1 आ गया, ये पीछे गई एकदम से, आपने देखा ना, देखो ये पीछे गई, ये पीछे गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है। और इस चीज को बोलते हैं, दिस बैकवर्ड मोशन ऑफ दिस गन इज कॉल्ड रिकॉइल, ठीक है। और इस रिकॉइल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, V2 इज इक्वल टू माइनस M1V1 अपॉन M2, ध्यान रखना, दिस इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ दिस गन। और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज V1, M1 और M2 मास है किस किसके, बुलेट के और हमारी गन के। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है। ये हमारा कंजर्वेशन प्रिंसिपल होता है, ठीक है। अब देखिए एक एक छोटी सी चीज आपको और बता देता हूँ, जैसे कि हमेशा ध्यान रखना, अगर इस तरीके से आपके पास कोई भी बोट है, एक ऐसा एग्जांपल भी आता है, ठीक है, एक बोट है, ठीक है, और बोट में एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो बोट में आदमी खड़ा हुआ है, इसका मास लेट से M1 मान लेते हैं, इसका मास हम मान लेते हैं M2। अभी दोनों इनिशियल, इन दोनों इनिशियल रेस्ट में, तो इनका जो टोटल इनिशियल मोमेंटम होगा वो जीरो होगा। लेकिन जब भाई साहब ये जब इधर कूदता है ना, जब ये इधर कूदता है आगे की तरफ, तो कुछ वेलोसिटी गेन करता है लेट से V2, ठीक है। और जब ये वेलोसिटी इधर, मतलब जब ये कूदता है बेसिकली, तो ये जो हमारी जो हमारी जो बोट है ना, वो ऑब्वियसली कहाँ चली जाती है, पीछे, टू कंजर्व द मोमेंटम, टू कंजर्व द मोमेंटम, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, फाइनल मोमेंटम के बराबर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ M2V2 प्लस M1V1, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ M1 V1 is equal to minus of M2 V2, और what is V2 is basically is equal to M1 V1 upon minus of M2। तो आप देख रहे हो ना, ये भी यहाँ पे भी जो वेलोसिटी है इसकी वो नेगेटिव आ रही है इसकी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इधर है, इसकी वेलोसिटी इधर है। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हर जगह फॉलो होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, इट इज कंजर्व्ड, इनिशियल टोटल मोमेंटम किसके बराबर हो रहा है, फाइनल मोमेंटम के बराबर हो रहा है। So I hope in this lecture you have understood what is actually the conservation of momentum. I hope you have understood. Thank you so much for watching and have a nice day. You know I love you all. Bye bye. Take care.